हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटेंसी की थ्योरी करवाऊंगा क्लास 12th की। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि थ्योरी का जो कंसेप्ट है पेपर में 60 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से 45 यानी कि 40 to 45 मार्क्स तो ये समझ लो कि थ्योरी आएगी ही आएगी। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं किया या किसी को ऐसा लगता है कि उसके प्रैक्टिकल में कम नंबर आ सकते हैं, प्रैक्टिकल उससे नहीं होते, तो आप थ्योरी को अटेम्प्ट करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत तो प्रैक्टिकल सबको आते होंगे, जैसे कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, रिवॉल्यूशन। और अगर नहीं भी आते ना तो वीडियो को देखते रहें, मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा और थ्योरी भी करवाऊंगा। जो लॉन्ग टाइप वाले हैं उसमें आप थ्योरी को कर लो, और जो शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन होंगे 2 या 3 नंबर वाले उसमें प्रैक्टिकल कर लो। ठीक है, और जिसको प्रैक्टिकल अच्छे लगते हैं वो प्रैक्टिकल भी करना और थ्योरी भी कर लेना, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपके पास जो कम से कम 20 मार्क्स की थ्योरी ऐसी है जो कि क्या थी, कंपलसरी थी। जो कंपलसरी थ्योरी है वो तो सबको ही करनी पड़ेगी, ठीक है, और जो कंपलसरी प्रैक्टिकल है वो भी सबको करने पड़ेंगे। तो बच्चा दोनों चीज़ें करें, थ्योरी भी करे और प्रैक्टिकल भी करे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी देखते हैं। पहली थ्योरी, और थ्योरी मैंने दोनों में लिखी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। टेंशन मत लेना, हिंदी में भी करवा रहा हूँ और इंग्लिश में भी करवा रहा हूँ, दोनों कंसेप्ट दोनों लैंग्वेज कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली थ्योरी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन द ओकेजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पुनर्गठन किन किन दशाओं में हो सकता है। तो देखो, पुनर्गठन यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सबसे पहले एडमिशन। दिमाग में ना हेडिंग भी याद रखो, एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, और इससे पहले एक और आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डेथ। इन 4 कंडीशन में क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसका संविधान, पार्टनरशिप का संविधान, मतलब पार्टनरशिप की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो, और री का मतलब है चेंज करना, है ना। तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, एग्रीमेंट को चेंज करने को हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो समझना ध्यान से, तो ध्यान रखना इस चीज को, है ना। क्या कह रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, जो बच्चा इंग्लिश में समझ रहा है इंग्लिश में समझ लेना, जो हिंदी में समझेगा वो अभी मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो, बताया ना मैंने, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कह रहा है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, फर्स्ट क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, जैसे मैंने लिखवाया, when a new partner is admitted into the firm, simple. Retirement of partners, when an existing partner leave the firm, उसे कहते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, death of partner, when a partner die and the firm continue with the remaining partner। देखो, आपको ये 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का लिखा है। देखो, पेपर का ही है ये, ठीक है ना, मैंने पेपर से ही आपको मतलब कट करके यहाँ पर दिखा दिया है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स बना देना, ठीक है ना, पॉइंट्स बनाओगे तो थोड़ा लेंथी सा दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको भी क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं एक बार। हिंदी में भी वही चीज़ है, इंग्लिश में भी समझ में आ गया होगा आपको। जब साझेदारी फर्म के पुराने समझौते यानी कि पार्टनरशिप डीड में कोई परिवर्तन होता है तो उसे पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके मुख्य अवसर निम्न हैं। पहला, नए साझेदार का प्रवेश यानी कि एडमिशन। ठीक है, जब नए साझेदार का प्रवेश होता है, और साझेदार का सेवानिवृत्त होना या लेना जिसे रिटायरमेंट कहते हैं। ठीक है, और साझेदार की मृत्यु होना यानी कि डेथ, और लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होना, उसको ही कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हेडिंग याद रखें, हेडिंग याद रखोगे ना तो गारंटेड पेपर में आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, साझेदारी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या उसके क्या होते हैं,
फीचर्स होते हैं। फीचर्स के मतलब क्या है कि जैसे कि 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, ठीक है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्या कहते हैं, उसके फीचर्स कहते हैं। तो उसके बारे में अब हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला फीचर हो गया 2 और मोर पर्सन, ठीक है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 और मोर पर्सन स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, ओरल और एग्रीमेंट। इट कैन नॉट बी अराइज बाय स्टैचू। स्टैचू का मतलब क्या है, संविधान बोलते हैं ना, स्टैचूटरी प्रोविजन। तो स्टैचूटरी का मतलब है संवैधानिक। संवैधानिक होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें संवैधानिक होने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, बिजनेस। एक बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप के अंदर, सिंपल सी बात है, बिजनेस होगा तभी तो आप काम करोगे। द एग्रीमेंट मस्ट बी कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। इस वर्ड को ध्यान रखना, इस वर्ड को हमेशा लिखना, बिजनेस के आगे ये लॉफुल वर्ड जरूर लगाना, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस इन एन एग्रीड रेशियो। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे में आपस में सहमति होनी चाहिए, ठीक है ना, उसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसीज। एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। वो बोथ होता है, यानी कि पार्टनर एक प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है, मतलब सामने वाले को ऑर्डर भी दे सकता है और सामने वाले का ऑर्डर मानना भी पड़ेगा, यानी कि सामने वाले का मतलब है दूसरे पार्टनर का, ठीक है। ही कैन नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर। ही कैन एक्ट, वो एक्ट करता है किसके बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर और दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर। मतलब अगर उसने कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया दूसरे व्यक्ति के साथ, पार्टनर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट दे दिया, डील दे दी या परचेज सेल का एग्रीमेंट कर दिया, तो हर पार्टनर को उसका जो एक्ट है वो मानना पड़ेगा कि जो उसने काम किया है वो हमने भी काम किया है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कल को अगर पार्टनरशिप में कोई नुकसान हो जाए तो सबको अपनी प्राइवेट एसेट से भी पेमेंट करनी पड़ेगी। प्राइवेट एसेट्स का मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती है, तो शेयर्स लेती थी, और पार्टनरशिप क्या करती है कि जो आपका नुकसान हुआ है ना, आपको घर से भी भरना पड़ जाएगा, उसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, ठीक है। द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, दे आर पर्सनली लाइबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है इस चीज को। हिंदी में देख लो। साझेदारी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना है, और साझेदारी फर्म शुरू करने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। समझौता होना है, एग्रीमेंट होता है। समझौता साझेदारी आपसी समझौते से बनती है। ये मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है, केवल संबंध से नहीं बनता, ठीक है। व्यवसाय, बिजनेस। साझेदारी किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। वैध व्यवसाय होता है, ऐसा नहीं है अवैध हो कोई, है ना। लाभानी बंटवारा होता है। साझेदारी आपसी सहमति से लाभानी को निश्चित अनुपात में बांटते हैं। पारस्परिक अभिकर्ता होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि, ठीक है, और स्वामी दोनों होता है, ठीक है। असीमित दायित्व। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। वे फर्म के ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होते हैं, यानी कि अगर फर्म को कोई नुकसान हो जाए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। उसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, ठीक है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की तुलना कीजिए, यानी कि कंपैरिजन करना है सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में। बहुत सिंपल सा है। देखो, सैक्रिफाइस रेशियो कब बनता है, सैक्रिफाइस रेशियो तब बनता है जब एडमिशन होता है, और गेनिंग रेशियो तब बनता है जब रिटायरमेंट और डेथ होती है, ठीक है। बेसिस पढ़ो, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। ध्यान रखना, जब डिफरेंस या कंपैरिजन निकालना हो तो इसी प्रकार से बनाना, ताकि थोड़ा सा सही सा लगे। मीनिंग क्या है, रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, वो रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा दे रहे हैं किसको, नए पार्टनर को, ठीक है। और गेनिंग रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर गेन द शेयर्स ऑफ रिटायरिंग एंड डिजीज पार्टनर। और गेनिंग क्या होता है, जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसका शेयर ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। तो किस हिस्से में मिल रहा है, तो उसको कहते हैं हम गेनिंग, यानी कि जितना उनको फायदा हो रहा है तो उस शेयर को क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो, ठीक है। वैन कैलकुलेटेड, कब कैलकुलेट किया जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जैसे मैंने आपको बताया, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका,
देखो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कैसे कैसे लिखना है। सारे पॉइंट्स नॉर्मल है, बट पेपर में बच्चों को ध्यान नहीं रहते, ठीक है ना। तो पहला क्या है, मीनिंग हो गया, फिर दूसरा वैन कैलकुलेटेड, फिर तीसरा फॉर्मूला लिख दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, क्यों बनाया जाता है? इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ गुडविल को निकालने के लिए होता है। यूज टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में किस प्रकार से गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जब नया व्यक्ति आ रहा है तो नया व्यक्ति आते समय क्या लाता है, गुडविल लाता है और कैपिटल लाता है। कैपिटल तो उसकी सेपरेट हो जाती है, बट गुडविल जो होती है किस में बढ़ती है, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स में किस हिसाब से बटेगी, सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से। इसमें भी गुडविल का ही कंसेप्ट होता है। यूज टू एडजस्ट गुडविल ऑफ द रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर, जो भी है, जो डिजीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर बाहर जा रहा है तो उसकी जो गुडविल है वो किसके पास आएगी, पुराने पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके पास आएगी। तो कितने कितने हिस्से में आएगी, तो उसको निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, गेनिंग, ठीक है। पार्टनर्स इन्वॉल्व, कौन से पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कैलकुलेट फॉर ओल्ड पार्टनर्स ओनली। तो ये किसके लिए बनाई जाती है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ठीक है ना। और ये बनाई जाती है रिमेनिंग के लिए, जो बच गए हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब इसे हिंदी में भी देख लो। आधार क्या है इसका, अर्थ क्या है, वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार को देते हैं, ठीक है। वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार सेवानिवृत्त या मृत साझेदार का हिस्सा प्राप्त करते हैं। और कब निकाला जाता है ये, नए साझेदार के प्रवेश में और साझेदार की सेवानिवृत्ति में। सूत्र क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात और नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करवानी है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्देश्य क्या है, गुडविल को पुराने साझेदारों को बांटने के लिए। जो गुडविल है वो बंटने के लिए, जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी गुडविल बटेगी। और सेवानिवृत्त या मृत साझेदार की गुडविल को समायोजन के लिए, ठीक है। किसके लिए, केवल पुराने साझेदारों के लिए और केवल शेष साझेदारों के लिए, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये 3 नंबर का क्वेश्चन था शायद, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के अनुसार ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट है। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट बहुत है ना। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट बहुत है। साझेदार फर्म के विघटन की स्थिति में खातों के निपटान का क्रम बताइए। मतलब जब स्टेट द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन के समय किस प्रकार से अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, किस किस को पेमेंट की जाती है, उस चीज़ के लिए बात बताना है आपको, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, ये याद रखो, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर सेटल इन द फॉलोइंग ऑर्डर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, 1932 होता है, ठीक है। पहला, पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। सबसे पहले किसको पेमेंट की जाती है, आउटसाइड, यानी कि थर्ड पार्टी, जैसे कि क्रेडिटर हो गए, बैंक लोन हो गए, इन सबको पेमेंट सबसे पहले की जाती है। फर्स्ट द फर्म डेट टू आउटसाइड, क्रेडिटर लोन एसेट्रा आर पेड, ठीक है। पेमेंट टू लोन और एडवांस बाय पार्टनर, जो भी पार्टनर से हमने एडवांस लिया है, लोन लिया है, उसकी पेमेंट दूसरे नंबर पे होती है। सबसे पहले किसकी होती है, थर्ड पार्टी की, फिर दूसरे नंबर पे आपके पार्टनर्स की, ठीक है। आफ्टर दैट लोन एंड एडवांस गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म आर पेड, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, पेमेंट ऑफ कैपिटल और टू पार्टनर, मतलब लोन की पेमेंट करने के बाद फिर किसकी पेमेंट होती है, कैपिटल की। जो भी कैपिटल का हिस्सा होता है वो पे हो जाता है, ठीक है। देन कैपिटल अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इज रिटर्न, ठीक है, वो पैसा आपका रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट, फिर फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस को बंटवारा कर दिया जाता है। एनी रिमेनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड इज टू बी अमंग पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो इसमें क्या करना कि इस वाले को इधर लिखना, थर्ड वाले में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गलती कर दी है और ये आपका फोर्थ होगा, इसे थर्ड मान लो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल के बंटवारे से पहले क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस होता है और सरप्लस में जितना भी पैसा बचता है, मतलब सरप्लस को पहले कैपिटल में डालते हैं, देन फिर पेमेंट करते हैं किसकी, कैपिटल की, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या कह रहा है अगला हिंदी में, बाहरी देनदारों का भुगतान पहले होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ का। सबसे पहले बाहरी लेनदारों का भुगतान दिया जाता है, ठीक है। और साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण अग्रिम का भुगतान होता है। फिर पूंजी की वापसी, जैसे मैंने बताया, फोर्थ मान लेना, ठीक है। फिर इसके बाद इसे आप थर्ड मान लेना, शेष राशि का वितरण होता है, सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है। अगला
अंश एवं ऋण पत्र में अंतर बताइए। बहुत ही सिंपल सा है, शेयर्स और डिबेंचर्स में आपको अंतर बताना है। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स कंपनी की जो मालिक होते हैं उनके पास होता है, शेयर होल्डर होते हैं जो। और डिबेंचर क्या होता है? कंपनी के लिए लोन होता है एक तरह से आउटसाइडर के लिए, तो ये क्या होते हैं आपके लिए? क्रेडिटर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और शेयर्स क्या कहलाते हैं? कंपनी की कैपिटल कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखना। और शेयर्स वाले लोगों के पास क्या होता है? वोटिंग राइट्स होता है, और डिबेंचर वालों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। शेयर्स वालों को डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर वालों को क्या मिलता है? उनका फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। शेयर्स को कभी भी रिडीम नहीं किया जाता, यानी कि पे नहीं किया जाता, वापस नहीं किया जाता। और डिबेंचर का पेमेंट का क्या होता है? एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और शेयर्स क्या होते हैं? एक कह सकते हैं कि लॉस के नज़रिए से शेयर्स का लॉस हाई होता है, रिस्क हाई होता है, ठीक है। और डिबेंचर का रिस्क क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इस पर तो फिक्स रेट मिल रहा है और वापस हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैं तब भी समझा देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मीनिंग क्या है? अ शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी, डिबेंचर रिप्रेजेंट द लोन टेकन बाय द कंपनी। देखो वही सारी चीज़ें। स्टेटस ऑफ होल्डर, शेयर होल्डर इज द ओनर एंड डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर्स, ध्यान रखना। रिटर्न इज कॉल्ड डिविडेंड, इसको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। रिटर्न इज कॉल्ड इंटरेस्ट, और इसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नो फिक्स, डिपेंड ऑन प्रॉफिट, यानी ये फिक्स रेट होता है, सिंपल सी बात है। वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर है वोटिंग राइट्स और इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। रीपेमेंट, द शेयर कैपिटल जनरली नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी और डिबेंचर आर रिपेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसी चीज़ें मैंने समझाई थी वही चीज़ है। एक रिस्क और रह गया, हाई रिस्क होता है इसका और इसका लोअर रिस्क होता है, क्योंकि इसमें रेट क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। ऐसे हिंदी में देख लेते हैं एक बार। शेयर्स कंपनी के स्वामित्व पूंजी का हिस्सा होता है और डिबेंचर कंपनी के लिए कंपनी द्वारा लिया गया ऋण है। शेयरधारक कंपनी के मालिक होते हैं और डिबेंचर कंपनी के लेनदार होते हैं। आय को लाभांश कहते हैं, जो इससे रिटर्न मिलता है उसको लाभांश कहते हैं और इसको ब्याज कहते हैं, ठीक है। आय की दर निश्चित नहीं होती और निश्चित होती है इसमें। और मताधिकार, शेयरधारकों को मतदान का अधिकार होता है और डिबेंचर धारकों को मतदान का अधिकार नहीं होता, ठीक है। वापसी में कंपनी के जीवन काल में सामान्यता वापस नहीं की जाती और ये निश्चित अवधि के बाद वापस की जाती है। जोखिम क्या? अधिक जोखिम होता है इसमें और इसमें कम जोखिम होता है, क्योंकि पैसा आपका फिक्स होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको जो थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, वो करवा दी है। छोटी छोटी क्लिप देखते जाइए जब तक आपके पेपर नहीं आते। और जब आपका पेपर जैसे कि 26, 25 या 27 के बाद जो भी आपका फ्री टाइम है, फिर आप 9 तारीख तक फ्री हो जाएंगे, फिर उसमें भरपूर तरीके से वीडियो बनाई जाएंगी और लॉन्ग वीडियो बनाई जाएंगी, लॉन्ग टाइप, और फिर उसमें लाइव भी लिया जाएगा, ठीक है। जब तक आप ये छोटी छोटी क्लिप देखते जाइए और जो सबसे पहला पेपर है उसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम करवाएंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।